नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आपने जहाज़ों को पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहे का एक विशाल ढांचा जो कि पानी के अंदर भी चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? एक ऐसी मशीन जो पानी के अंदर रहकर पूरी दुनिया पर नज़र रखने की क्षमता रखती है और ज़रूरत पड़ने पर तबाही भी मचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुंदर के अंदर चलने वाली खामोश शिकारी यानी कि पनडुब्बी के बारे में। पनडुब्बी, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और ये पानी के अंदर रहकर दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखती है और गायब भी हो जाती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी सबमरीन होती है। ये सबमरीन है हमारी, और ये पानी के अंदर रहकर टारपीडो छोड़ती है, और जो ऊपर से निकलेगा उसको मिसाइल बोलेंगे, मिसाइल भी छोड़ती है। ठीक है, लेकिन सभी पनडुब्बी जो है वो टारपीडो और मिसाइल दोनों नहीं छोड़ पाती है। कुछ बस टारपीडो छोड़ती हैं और कुछ बस मिसाइल छोड़ती हैं इसमें से। ठीक है। पहली व्यवहारिक पनडुब्बी आई थी 1620 में, और इसको वैज्ञानिक डेब्रेल ने बनाया था। पहली सैन्य पनडुब्बी 1775 में आई थी, अमेरिका ने बनाया था इसको। और जो आधुनिक पनडुब्बी है वो 1900 में आई थी। ठीक है। भारत ने 1967 में अपनी पहली पनडुब्बी शामिल की। भारत ने ये बनाई नहीं थी, ये शामिल की थी। किससे लेके? रूस से लेके शामिल की थी। क्या नाम रखा था? INS कलवरी इसका नाम रखा था। 8 दिसंबर 1967 को भारत ने रूस से एक पनडुब्बी ली और उसको शामिल किया अपनी पनडुब्बी शक्ति में, नौसेना में शामिल किया। ठीक है। देखिए, अब पनडुब्बी काम कैसे करती है। पनडुब्बी पानी के अंदर है, वो पानी के अंदर चलती कैसे है? तो इसी प्रोपाइलर को हम लोग घुमा देंगे तो ये पनडुब्बी चलने लगेगी। अब इस प्रोपाइलर को घुमाने के लिए एक यहाँ पे इंजन लगा देते हैं। एक इंजन लगाते हैं जो कि बिजली बनाएगा, और बिजली से बना के इस प्रोपाइलर को घुमाएगा, जिससे पनडुब्बी अपने मूव करेगी। दाएं बाएं सब यहाँ पे ये विंग्स लगे होते हैं, इससे दाएं बाएं घूमती है। और अब पनडुब्बी में जो सारा टिटिम्बा है वो इसी इसी इंजन को चालू करने में है। कैसे होगा ये इंजन? देखिए, ये प्रोपाइलर लगा होता है और यहाँ पे इसका इंजन सेट कर देते हैं। इंजन चालू होगा, डीजल इंजन इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, और जिससे ये प्रोपाइलर घूमेगा और पनडुब्बी आगे की तरफ गति करेगी। ठीक है। अब प्रोपाइलर को चलाने के लिए जो इंजन होता है वो रहा, उसको हम बोलते हैं वो डीजल इंजन होता है, क्योंकि डीजल इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है पेट्रोल इंजन की तुलना में। अब डीजल इंजन की एक खासियत क्या है कि इसको चालू करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन लेने के लिए पनडुब्बी को समुद्र की सतह पे आना चाहिए। अब बताइए, जिस लिए पनडुब्बी बनी कि ये समुद्र के अंदर रहकर दुश्मनों पर हमला करेगी, तो ये तो समुद्र के बाहर आ गई। और जब बाहर आ गई तो कोई भी निगरानी वाला जहाज़ इसको देख सकता है और इसको अटैक करके गिरा सकता है। जैसे ये जहाज़ है, ये इसको देख लेगा और अटैक अटैक करके गिरा देगा। तो इसीलिए इसीलिए पनडुब्बी में बैटरी लगाएगी कि भैया ऊपर आओ, ऊपर आके बैटरी चार्ज करो और दोबारा नीचे चले जाओ और अपना साइलेंट रूप से चलते रहो। देखिए, यहाँ पर ये इंजन है। इंजन चालू होगा, पानी के ऊपर पनडुब्बी आएगी, पानी के ऊपर आके यहाँ पे इंजन चालू करेगी। इंजन चालू होके बैटरी रूम में बैटरी चार्ज होगी, और इससे जो है पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद पनडुब्बी दोबारा से समुद्र की सतह में जाकर चलने लगेगी। अब बैटरी से फ़ायदा क्या होता है? बैटरी, इंजन ज़्यादा वाइब्रेट करता है, अगर इंजन से चलती भी तो बैटरी कम वाइब्रेट करती है, और इसीलिए साइलेंट रूप से चलती रहती है समुद्र में, और कोई भी धुआं हुआ कुछ नहीं छोड़ती है। बस डायरेक्ट बैटरी आएगी, बैटरी डायरेक्ट पनडुब्बी को चलाएगी और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। मतलब कि पेट्रोल डीजल डाल के इंजन चालू हुआ, उस इंजन से बैटरी चार्ज हुई, और जो बैटरी चार्ज हुई उससे पनडुब्बी चल रही है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। ठीक है। पनडुब्बी को हम लोग बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, यानी कि डीजल से तो इंजन चालू हुआ, इंजन से बैटरी चार्ज हुई, और जो बैटरी चार्ज हुई उससे ये पनडुब्बी समुद्र में साइलेंटली चलती जाएगी। लेकिन इसमें क्या खराबी है? जो बैटरी चार्ज करके ये केवल 2 दिन चल पाती है बस। ठीक है। ये 2 दिन तक इससे चलती है, और 2 दिन बाद इसको चार्ज करने के लिए फिर से इसको ऊपर आना पड़ता है, फिर से इंजन चालू होता है, बैटरी चार्ज होती है, और उससे पनडुब्बी चलती है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये इंजन रूम है। ये आपको बस एक डायग्राम दिया गया है, इंजन रूम है। इंजन रूम से ये कंट्रोल रूम होता है। यहाँ पे बैटरी रूम है, और बैटरी रूम इसके नीचे तक बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा बैटरी है। तो जितनी ज़्यादा बैटरी रहेगी, सबमरीन जो है उतनी ज़्यादा दिनों तक चल पाती है। लेकिन अगर एवरेज कहा जाए तो ये 2 दिन तक बैटरी से चल पाती है। इसीलिए डीजल इलेक्ट्रिक इसको हम लोग पनडुब्बी बोलते हैं, क्योंकि डीजल इंजन की मदद से
बैटरी चार्ज होती है और बैटरी चार्ज से ही पनडुब्बी चलती है। अब देखिए, अब क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए जब पनडुब्बी ऊपर आती है तो आजकल के जो सैटेलाइट है जो पृथ्वी के ऊपर घूम रहे हैं, बहुत सारे देशों ने अपने अपने सैटेलाइट छोड़े हैं जो कि पूरी पृथ्वी पर नज़र रखे हुए हैं। तो उसमें ये हमारी टेक्नोलॉजी काम आती है। इसमें जो है ना इसमें पनडुब्बी का एक छोटा सा पाइप निकाल देते हैं और पानी के अंदर ही इंजन चालू करके इसी पाइप से धुआं निकाल लेता है, इसी पाइप से ऑक्सीजन ले लेता है, उससे इंजन चालू करते हैं और उस इंजन को चालू करके दोबारा से बैटरी चार्ज होती है। लेकिन इसमें भी खराबी है कि ये इस पाइप को भी आजकल के एडवांस सेटेलाइट पकड़ लेते हैं। ये जो छोटा सा पाइप है ना, इसको भी आजकल के सेटेलाइट पकड़ लेते हैं। तो इसके लिए एक समाधान निकाला गया। इसके लिए हमारे जो DRDO था, DRDO ने AIR टेक्नोलॉजी विकसित की। AIR मतलब कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, मतलब कि बिना किसी वायु के स्वतंत्र रूप से वो अपनी जो है क्षमता विकसित कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। उन्होंने ये इंजन बनाया और ये इंजन इतना कामगर साबित हुआ कि ये पानी के अंदर ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और बायो टॉयलेट से भी, जो पनडुब्बी में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं उनके वेस्ट से भी ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये डायरेक्ट बैटरी चार्ज करता है, जिससे ये पनडुब्बी पानी के अंदर ही अंदर चार्ज होती रहती है। अब इसको ये टिटिम्बा नहीं है कि पानी के बाहर जाओ, पानी के बाहर निकल के अपना डीजल इंजन चालू करो, या फिर पानी के अंदर ही डीजल इंजन चालू करके एक पाइप बाहर निकालो जिससे कि वो सांस लेता रहे, और उसको भी सेटेलाइट पकड़ ही ले रही है। तो इसका जो पनडुब्बी का जो मेन उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये DRDO ने जब अपना ये बनाया एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन AIP बनाया, इन्होंने सिस्टम AIP सिस्टम बनाया, तो उसके बाद अब ये पनडुब्बी पानी के अंदर ही चार्ज होती है और पानी के अंदर ही चलती है, बैटरी चार्ज करती है। इसी के पानी के अंदर ही इसका धुआं हुआ इंजन चालू होगा, धुआं छोड़ेगी तो पानी के अंदर ही धुआं छोड़ देती है, उससे बुलबुले उलबुले टाइप बाहर निकलते हैं बस। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी ख्याल रखनी है। AIP एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम, ये किसने बनाया है? ये DRDO ने बनाया है। तो देखिए, पहले जो हमारी पनडुब्बी पानी के ऊपर आती थी, वहाँ से डीजल इंजन चालू करती थी, उसके बाद अपनी बैटरी चार्ज करती थी। फिर उसके बाद समय बढ़ा गया तो उसके बाद एक छोटा सा निकाल के अपना नोज टाइप का, इससे डीजल इंजन चालू करती थी और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बना के अपनी बैटरी चार्ज करती थी। फिर आगे AIP टेक्नोलॉजी आ गई। AIP टेक्नोलॉजी आई, AIP टेक्नोलॉजी से अब सबमरीन 15 दिनों तक समुद्र के अंदर रह के अपने सारे मिशन को अंजाम दे सकती थी। और 15 दिन बहुत होता है, मतलब कि लगभग आधे महीने तक एक सबमरीन पानी के अंदर बिना किसी गतिविधि को किए हुए हर जगह पे जा सकती है। उसके बाद अब आगे चल के और एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। अब आ गई है परमाणु पनडुब्बी। अब ये परमाणु पनडुब्बी क्या होता है? ये 3 महीने तक ये पनडुब्बी बिना किसी हलचल के पानी के अंदर रह सकती है, और कहने को तो ये बहुत साल तक रह सकती है, लेकिन 3 महीने तक क्या होता है ना कि जो इनकी सप्लाई रहती है, जो खाना पानी रहता है, दवा रहती है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए 3 महीने इनको आके 3 महीने बाद ये ऊपर आती हैं और अपना जो है सामान लेती हैं और दोबारा से पानी के अंदर चली जाती हैं। तो ये परमाणु पनडुब्बी बहुत ही खतरनाक पनडुब्बी होती है इन सभी की तुलना में। बाकी ये जो जिन पनडुब्बी में AIP टेक्नोलॉजी लगी होती है वो भी खतरनाक ही होती है, क्योंकि वो भी आधे महीने तक पानी के अंदर रहती है, और ये उसका 6 गुना, मतलब कि 3 महीने तक ये वाली पनडुब्बी जो परमाणु पनडुब्बी होती है वो रहती है। देखिए, जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी वो INS चक्र थी, जो कि इन भारत ने रूस से लिया था। ठीक है, 1988 में लिया था, 3 साल के लिए लीज पे लिया था और 1991 में उसको वापस किया। दूसरी थी INS चक्र 2, ये चक्र 2 है, 2012 से लेकर 2021 तक थी ये पनडुब्बी, 10 साल के लिए थी, और इसको फिर अभी वापस किया जा चुका है। तीसरी भी बात चल रही है INS चक्र 3, जो कि उम्मीद है कि 2028 तक भारत को ये डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये परमाणु पनडुब्बी होती है। अब देखिए, परमाणु पनडुब्बी अटैक कैसे करती है। तो ये पानी के अंदर जो मिसाइल छोड़ती है ना, ये जो मिसाइल इसने छोड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं टारपीडो।
टारपीडो पानी के अंदर ही जाती है, बहुत तीव्र गति से जाती है और किसी भी जहाज़ को पल भर में ये ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। देखिए जब ये जाती है ना तो यहाँ पे आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, तो ये टारपीडो ही गई है और यहाँ पे जाके यहाँ पे जहाज़ को इसने हिट कर दिया है। ऐसे ही देखिए इमेज नंबर ये दो नंबर वाली इमेज देखिए, यहाँ पे भी एक ऐसे ही टारपीडो गई है और वहाँ पे जाके उसने पूरा हिट किया है और ये जहाज़ ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे तो जहाज़ की डूबते हुए इमेज दिखाई गई है, इसको भी टारपीडो ने हिट किया है। तो जो पानी के अंदर से हिट मारती है, पानी के अंदर अंदर हमला करती है, वो होती है टारपीडो। इसको बोलते हैं अटैक पनडुब्बी या फिर अटैक सबमरीन। ठीक है, ये अटैकिंग सबमरीन है। ये टारपीडो छोड़ती है और किसी भी जहाज़ को पल भर में मिटाने की क्षमता रखती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। ठीक है, साइलेंट किलर आप सभी लोग जानते होंगे, पनडुब्बी बोलते हैं। ठीक है, आगे एक तो ये पानी के अंदर अंदर टारपीडो छोड़ती है। दूसरा, पानी की देखिए सतह एकदम खाली है, अचानक से मिसाइल निकली, सतह खाली है पानी की सतह की अचानक से एक मिसाइल निकलती है, तो दूसरी मिसाइल छोड़ती है। अब ये अटैक के लिए नहीं होती है, ये मान लीजिए आपके देश पे कोई एक देश है ए नाम का, उस पर किसी बी नाम के देश ने हमला कर दिया, बी नाम के देश ने उस पर 10-12 परमाणु बम मार दिए सीधे। ठीक है, तो देश तो पूरा तबाह हो चुका है। तो उस स्थिति में तबाही कौन लाएगा? उस स्थिति में जो समुद्र में हमारी पनडुब्बी तैनात है, ये इस देश पे आक्रमण करेगी। ठीक है, तो ये खाली दुश्मन को डराने के लिए होता है कि अगर तुमने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारी सबमरीन तैयार है, वो तुम्हारे ऊपर कहीं से भी आक्रमण कर सकती है और तुम लोग उसको पता भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सबमरीन को हम लोग मानते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करती है, क्योंकि समुद्र के अंदर ना कोई रडार कोई सिस्टम काम नहीं कर पाता है जब तक कि आपने उस सबमरीन को देखा ना हो। अगर आप हम PNS गाजी था एक, जो कि 1971 में था, तो उसको भारतीय नौसेना को मारने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी। ठीक है, तो ये होता है, ये बस केवल दुश्मन एक खौफ बैठाने के लिए होता है। ये जो पानी के अंदर से मिसाइल छोड़ती है, ये मिसाइल जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ सकती है। ठीक है, अभी देखिए भारत के पास अभी 2 स्वदेशी न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी है। पहले का नाम है INS अरिहंत। ठीक है, पहले का नाम क्या है? INS अरिहंत, और दूसरे का नाम है INS अरिघात। INS अरिहंत और दूसरे का नाम है INS अरिघात। ठीक है, तो ये 2016 में आया था INS अरिहंत, और जो INS अरिघात था वो 2024 में आया। ये INS अरिहंत की इमेज है और ये INS अरिघात की इमेज है। और अभी जो है भारत एक तीसरी पनडुब्बी भी शामिल होने वाली है, 1 आध साल में वो भी शामिल हो जाएगी। उसका भी नाम इसी अरिहंत सीरीज के साथ ही कुछ रहेगा, INS अरि करके कुछ रहेगा, तो वो जब होगा तो बता दिया जाएगा। अब देखिए जो INS अरिहंत क्लास की जो पनडुब्बी है, ये आपको मिसाइल भी छोड़ सकती है। यहाँ से ये मिसाइल छोड़ देगा, यहाँ से मिसाइल छोड़ देगा अपनी। ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से मिसाइल छोड़ देगा, यहाँ से ये टॉर्पीडो छोड़ेगा जो कि पानी के अंदर अंदर मारेगा, ये पानी के ऊपर ऊपर, मतलब दूसरे देश पे हमला करना है तो यहाँ पर मार दो, और किसी सबमरीन या फिर जहाज़ को मारना है तो टॉर्पीडो मार दो। तो ये INS अरिहंत ये अपना कर सकता है। इसके बाद देखिए भारत अब पनडुब्बी की सर्विसिंग कहाँ होती है, तो भारत जो है ना एक प्रोजेक्ट वर्षा चला रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट वर्षा में आंध्र प्रदेश का जो रामबिली नामक स्थान है, वहाँ पर पनडुब्बी को रख रखाव उसकी देखभाल के लिए, उसमें जो मेंटेनेंस के लिए एक सीक्रेट बेस बना रहे हैं। और ये बेस बनाने जरूरी भी होते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए समुद्र के बाहर ही निकाल के अपनी पनडुब्बी का मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई मार देगा उसको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एक पहाड़ रहता है, पहाड़ को काट के उसके अंदर एक टनल टाइप बनाई जाती है, इसके अंदर परमाणु पनडुब्बी या फिर कोई भी पनडुब्बी जाती है, और यहाँ पे देखिए उसके अंदर का नज़ारा है, ये यहाँ पे जाके उसकी सर्विसिंग होती है। ऐसे ही चाइना अपने जो है ना, चाइना का एक प्रांत है यूलिन, चाइना ने अपने यूलिन प्रांत में ऐसा ही टनल बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये टनल है, यहाँ से अंदर पनडुब्बी जाएगी, और यहाँ पे आपको देखेंगे ध्यान से ना, तो इसके अंदर एक आपको पनडुब्बी भी दिख रही होगी, ये पनडुब्बी इसी के अंदर चली जाएगी और यहाँ पे इसका पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा। और कहा जाए चाइना पनडुब्बी के मामले में भारत से बहुत आगे है, लेकिन भारत भी अपनी लगातार कोशिश कर रहा है। आई होप आपको इस वीडियो में पनडुब्बी के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।